हेलो एवरीवन। अब हम लोग का थोड़ा सा सम बच गया है जो कि फुल फ्लेजेड सम से रिलेटेड है। तो आइए उन सम को भी प्रैक्टिस कर लेते हैं। कम टू क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 एंड इसके बाद का जो भी सम्स है वो सारे का सारा फुल फ्लेजेड सम है। तो एक प्रॉपर हम लोग एमपीओ का क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। फुल फ्लेजेड सम है। कम टू क्वेश्चन नंबर 28। फ्रॉम द फॉलोइंग रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट प्रिपेयर फाइनल अकाउंट्स ऑफ स्पोर्ट्स क्लब। आपको एक स्पोर्ट्स क्लब का क्या करना है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट और बैलेंस शीट बनाना है। फाइनल अकाउंट्स बोला ना, और रिसिप्ट एंड पेमेंट बना के दिया हुआ है। रिसिप्ट में बता रहा है सब्सक्रिप्शन डोनेशन दोनों रेवेन्यू नेचर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट हो तो लेगेसीज कैपिटल इन नेचर होता है, एंट्रेंस फी रेवेन्यू नेचर होता है, लाइफ मेंबरशिप फी कैपिटल इन नेचर होता है, स्पोर्ट्स इनकम सेंट्रल इनकम सेल ऑफ ओल्ड पेपर ये सारा का सारा रेवेन्यू नेचर है। अगर क्वेश्चन साइलेंट है तो इधर में लैंड बिल्डिंग फर्नीचर ये सब कैपिटल एक्सपेंडिचर है। स्पोर्ट्स मटेरियल दिया हुआ है ना। क्वेश्चन साइलेंट रहेगा तो ये भी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, ये मेरा कंज्यूमेबल गुड्स है। स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर, जनरल एक्सपेंसेस, मैगजीन, ग्राउंड एक्सपेंसेस ये सब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। अब कह रहा है कैपिटलाइज हाफ ऑफ डोनेशन लेगेसीज एंड लाइफ मेंबरशिप फी। अच्छा, अब यहाँ क्वेश्चन में बोल दिया कि डोनेशन का आधा पैसा, लेगेसीज का आधा पैसा और लाइफ मेंबरशिप का आधा पैसा कैपिटलाइज करना है। मतलब जो क्वेश्चन साइलेंट रहता है वो ट्रीटमेंट नहीं करना है। क्वेश्चन स्पेसिफाई कर दिया कि क्या करना है आपको डोनेशन लेगेसीज और लाइफ मेंबरशिप को आधा आधा पैसे को कैपिटलाइज करना है और आधा आधा को रेवेन्यू नेचर मानना है। सब्सक्रिप्शन अभी भी आउटस्टैंडिंग है 5,000 रुपीज का। फिक्स एसेट्स अदर देन लैंड को डेप्रिशिएट करना है 5%, बहुत अच्छी बात है, लैंड पे डेप्रिशिएशन होता भी नहीं है। एंड स्पोर्ट्स मटेरियल पे 10%। स्पोर्ट्स मटेरियल मेरा कंज्यूमेबल गुड्स होता है और इस क्वेश्चन में बोल रहा है उसको डेप्रिशिएट करने के लिए, यानी इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल को फिक्स एसेट्स ट्रीट कर रहा है। हालांकि स्पोर्ट्स इक्विपमेंट को फिक्स एसेट्स माना जाता है और स्पोर्ट्स मटेरियल को कंज्यूमेबल गुड्स, पर ठीक है सह लेंगे। अब आउटस्टैंडिंग इनकम बोलता है, आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन, तो क्या इनकम आउटस्टैंडिंग होता है क्या? इनकम तो अक्रूड होता है, पर सहते हैं ना, ये भी सह लेंगे कि चलो ठीक है इस क्वेश्चन में स्पोर्ट्स मटेरियल को क्या मान लिया है, फिक्स एसेट्स मान लिया है। तो आइए हम लोग को फाइनल अकाउंट बनाना है। तो व्हाट वी आर रिक्वायर्ड, हम लोग को इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट बनाना है। तो आइए बना लेते हैं। स्पोर्ट्स क्लब प्रॉपर फॉर्मेट ले लो, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट है ना। और इधर तो फुल पेज का यही फॉर्मेट ले लेना इनकम एंड एक्सपेंडिचर का, और नेक्स्ट पेज में हाफ पेज से ज्यादा का बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लेना। बैलेंस शीट का भी डेट नहीं पता, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट प्रॉपर फॉर्मेट लेना है ना। मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए हम डायरेक्टली सॉल्व करेंगे। और वर्किंग नोट किसी का बनाने का जरूरत है नहीं, एज सच कोई खास एडजस्टमेंट तो है नहीं कि हम लोग वर्किंग अकाउंट बनाए। तो फुल पेज का इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बना लो, प्रॉपर फॉर्मेट लेना है ना, एक्सपेंडिचर अमाउंट इनकम अमाउंट, और नेक्स्ट पेज में बैलेंस शीट का फॉर्मेट ले लेना, लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। लाइबिलिटीज अमाउंट एसेट्स अमाउंट। अब चूंकि ये फुल फ्लेजेड सम बना रहे हैं तो जो ट्रांजैक्शन जहां जाएगा उसको वन अटेम्प्ट में पोस्ट करना है। ऐसा नहीं कि वन बाय वन बनाएंगे कि पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लो फिर बैलेंस शीट बना लो, ऐसे नहीं होता है। जो जहां का आइटम है उसको वहां पोस्ट कर देना है। सबसे पहले सब्सक्रिप्शन 15,000 का है तो लिखेंगे बाय सब्सक्रिप्शंस इनर कॉलम में, क्योंकि इससे रिलेटेड एक एडजस्टमेंट भी था ना। फिर क्या है, डोनेशन लेगेसीज और लाइफ मेंबरशिप के पैसे को आधा आधा को बोला कैपिटलाइज करने के लिए, तो बाय डोनेशन 50,000, लेगेसीज 10,000। क्वेश्चन साइलेंट रहता तो लेगेसीज और लाइफ मेंबरशिप को पूरा का पूरा को कहां भेज देते, कैपिटल फंड में, पर क्वेश्चन जैसे बोल रहे हैं अपने वैसे करेंगे।
उसके बाद हम लोगों का स्पोर्ट्स इनकम दिया हुआ है, स्पोर्ट्स इनकम है 17,000 का। सनराइज 5,000, सेल ऑफ ओल्ड पेपर्स 500, इधर में लैंड है 10,000 का। उसके बाद बिल्डिंग्स 40,000 का। फर्नीचर 10,000 का है। स्पोर्ट्स मटेरियल 5,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 6,000, स्पोर्ट्स एक्सपेंडिचर 6,000, जनरल एक्सपेंसेस 1,000, मैगजीन्स 1,500, ग्राउंड एक्सपेंसेस 4,000, और क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 28,000। क्वेश्चन साइलेंट है तो आप कैश या बैंक कुछ भी ले सकते हो। बैंक ले लेते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, कैश या बैंक दोनों में से कुछ भी मान सकते हैं। बैंक ले लेते हैं। ये जैसे जैसे हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट का आइटम मिला वैसे वैसे हम उसके रिस्पेक्टिव इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट में पोस्ट कर दिए। 1 by 1 वाला काम नहीं करना है। अब सबसे पहले बोला डोनेशन, लेगेसीज और लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटलाइज करना है ना। तो लिखो लेस कैपिटलाइज्ड या हाफ कैपिटलाइज्ड, लेस हाफ कैपिटलाइज्ड, लेस हाफ कैपिटलाइज्ड, लेस हाफ कैपिटलाइज्ड। और ये जितना भी कैपिटलाइज हो रहा है ये सारे का सारा कैपिटल फंड में ऐड होगा। और क्वेश्चन में आपको कैपिटल फंड बताया नहीं है। डोनेशंस 25,000, लेगेसीज 5,000, लाइफ मेंबरशिप फीस 1,500। तो जो जो कैपिटलाइज होने वाला चीजें सबको ऐड कर दो, यही कैपिटल फंड बन जाएगा। ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं बता रहा, तो हो सकता है कि ये फर्स्ट टाइम ये एनपीओ का फर्स्ट ईयर होगा। ये जो स्पोर्ट्स क्लब है इसके अकाउंटिंग का ये फर्स्ट ईयर होगा।
तो शुरुआती कोई भी कैपिटल फंड नहीं है। ऐसा हो सकता है अब एक नया बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो भाई उसमें तो ओपनिंग कैपिटल होगा ही होगा, पर एनपीओ के केस में तो हो ही सकता है कि ओपनिंग कैपिटल फंड नहीं हो। और कैपिटल फंड का नाम था जनरल फंड, एक्यूमुलेटेड फंड, कॉर्पस फंड। तो एक्यूमुलेटेड फंड में तो क्या होता है कि जो जो चीज कैपिटल फंड में कैपिटलाइज होता चला जाएगा वो उसके साथ एक्यूमुलेट हो जाएगा। तो यहां पर तो क्या है कि फाउंडर ऑफ द एनपीओ पैसा कंट्रीब्यूट नहीं कर रहा है, लेकिन जो जो पोर्शन को कैपिटलाइज किया जा रहा है उसी को क्या बना दिया जा रहा है, कैपिटल फंड बना दिया जा रहा है। सब्सक्रिप्शन अभी भी 5,000 रुपए आउटस्टैंडिंग है। ये आउटस्टैंडिंग इनकम है। फिक्स एसेट्स अदर लैंड को 5% और स्पोर्ट्स मटेरियल को 10% से डेप्रिशिएट कर रहे हैं, तो लेस डेप्रिशिएशन एट द रेट ऑफ 5%। और चूंकि रेट में आपको पर एनम दिया हुआ नहीं है तो टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है, क्योंकि अगर ये एनपीओ का फर्स्ट ईयर है तो ये बिल्डिंग और फर्नीचर ड्यूरिंग द ईयर खरीदे होंगे ना, तो डेट ऑफ परचेस तो बता नहीं रहा है और एट द सेम टाइम डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम भी नहीं बोल रहा है। तो क्या करेंगे, टाइम फैक्टर को इग्नोर करना है। 40,000 का 5%, 10,000 का 5%, टाइम फैक्टर को इग्नोर कर देना है। टू डेप्रिसिएशन ऑन बिल्डिंग्स 2,000, फर्नीचर 500, स्पोर्ट्स मटेरियल 500। और तो कुछ है नहीं, आइए इसको क्लोज कर लेते हैं। अच्छा ये अभी फाइनल नहीं हुआ है, अभी सरप्लस या डेफिसिट होगा वो भी तो एडजस्ट होगा। अभी जो सरप्लस या डेफिसिट जो भी आएगा वो भी तो एडजस्ट होगा। प्राइमा फेस तो सरप्लस ही दिख रहा है। $58,500 का सरप्लस दिख रहा है। $58,500 to excess of income over expenditure। तो ये जो सरप्लस है ये भी फर्दर ऐड हो जाएगा। $90,000।
अच्छा, एंट्रेंस भी 5000 छूट गया है, एंट्रेंस भी 5000 छूट गया है। बाई एंट्रेंस फीस 5000, ये छूट गया था। एंट्रेंस फी का पोस्टिंग हम नहीं किए थे। तो ये 63,500 है। आ गया आंसर। चलो, एंट्रेंस फी छूट गया था। तो 1 बाई 1 बनाने से यही प्रॉब्लम हो सकता है कि आइटम छूट सकता है, लेकिन एक साथ बनाने से क्या होता है, आइटम छूटता नहीं है। पता नहीं कैसे छूट गया एंट्रेंस फी। तो एंट्रेंस फी छूट जाने से हम लोग का आंसर नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ गया। चलो, एवरीथिंग इज गुड। खैर, हम आपको यही समझाना चाह रहे थे कि 1 बाई 1 नहीं बनाना है, एक साथ जो जो आइटम मिले, जहां जहां उसका रिस्पेक्टिव जगह, वहां वहां पोस्ट करते चलना है। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए। Question number 29. From the following receipt and payment account, prepare the income and expenditure account for the year ended 31st December 2020. 31st December 2020 का आपको बनाना है income and expenditure and balance sheet as on that date of Cosmopolitan Club. तो Cosmopolitan Club का आपको receipt and payment दिया हुआ, आपको income and expenditure and balance sheet बनाना है। तो आपको बता रहा है डोनेशन का पैसा है, लाइफ मेंबरशिप फी, लेगेसीज, ये सब कैपिटल नेचर। अगर क्वेश्चन साइलेंट होगा तो सब्सक्रिप्शन, लेक्चरर से पैसा आया है, एंटरटेनमेंट, सेल ऑफ ओल्ड पेपर, सन्ड्रीज। तो लाइफ मेंबरशिप फी और लेगेसी छोड़कर ये सारे का सारा रेवेन्यू नेचर है। पेमेंट तरफ में फर्नीचर, बिल्डिंग, ये सब साल की शुरुआत में खरीद रहे हैं, तो ये कैपिटल एक्सपेंडिचर है। सैलरी, वेजेस, एंटरटेनमेंट पे खर्चा, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन, प्रिंटिंग स्टेशनरी, टेलीफोन चार्जेस, ग्रॉस सेल्स, बैट्स एंड बॉल्स, ये सब रेवेन्यू खर्चा है। एडिशनल इंफॉर्मेशन में आपको बता रहा है सैलरी आउटस्टैंडिंग है, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है कि प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का आपने क्रेडिट परचेज कर रखा है, उससे रिलेटेड पैसा बाकी है। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग है 200, तो इसका मतलब क्या है कि एक्सपेंसेस आउटस्टैंडिंग है। तो यानी आपने दुकानदार से प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी का सामान लिया होगा, सपोज कितने रुपए का, 1400 रुपए का, 1200 रुपए आपने पेमेंट किया, 200 रुपए बाकी रह गया। बैट्स एंड बॉल्स कंज्यूमेबल गुड्स है, इसका क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ 3000। फर्नीचर और बिल्डिंग पर डेप्रिसिएशन चार्ज करना है, और सब्सक्रिप्शन में बता रहा है कि जो पैसा मिला है उसमें 1000 आने वाले साल से रिलेटेड है, और करंट ईयर से रिलेटेड आउटस्टैंडिंग है 500। तो ये बना लेते हैं इनकम एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट। साथ ही साथ वर्किंग नोट नंबर 1 में सब्सक्रिप्शन अकाउंट बना लेंगे, बाकी तो सिंपल ही है। तो चलो इस बार बनाते हो ज्यादा केयरफुल रहेंगे, है ना। जो ट्रांजेक्शन जहां मिलेगा उसको हाथ के हाथ वहीं पोस्ट कर देना है, क्योंकि 1 बाई 1 बनाने से ये छूटने का रिस्क ज्यादा रहता है। और फिर दूसरा बात टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। अगर आप 1 बाई 1 बनाओगे, पहले इनकम एंड एक्सपेंडिचर बना लेते हैं, फिर बैलेंस शीट बना लेते हैं, तो टाइम कंज्यूमिंग भी हो जाता है। तो सेम फॉर्मेट ले लो जैसा भी लिए हो, बस वर्किंग नोट नंबर 1 सब्सक्रिप्शन अकाउंट आएगा।
29, एक्सपेंडिचर अमाउंट, इनकम अमाउंट, लाइबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ले लीजिए फॉर्मेट। चलिए स्टार्ट करते हैं। इस बार तो ऐसा कुछ बोला नहीं है, तो जो होता है वही करेंगे। डोनेशन 50,000, लाइफ मेंबरशिप फीस और लेगेसीज ये कैपिटल फंड में ऐड हो जाएगा। तो जो भी मेरा कैपिटल फंड, इस क्वेश्चन में भी कैपिटल फंड होना नहीं है, कैपिटल फंड इस क्वेश्चन में भी नहीं है। ऐड कर देंगे लाइफ मेंबरशिप का पैसा और लेगेसीज देख लो कितना कितना है, 10,000 और 40,000। बाकी जो सरप्लस और डेफिसिट आएगा उसको भी देख लेंगे। फिर सब्सक्रिप्शन का पैसा आ रहा है 41,000, तो बाई सब्सक्रिप्शंस वर्किंग नोट नंबर 1, नेक्स्ट लेक्चरर्स, $9,000, एंटरटेनमेंट 13,000, सेल ऑफ ओल्ड पेपर 500, सनराइज 500, इधर में फर्नीचर और बिल्डिंग खरीदे हैं, तो पहले बिल्डिंग दिखाएंगे। 40,000 रुपए का, उसके बाद फर्नीचर 10,000 रुपए का, सैलरीज 5,000 एडजस्टमेंट है, वेजेस 1,000 का,
अलाइनमेंट 4000 का, न्यूज़पेपर सब्सक्रिप्शन 1800, प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी 1200, टेलीफोन चार्जेस 1200, सॉरी टेलीफोन चार्जेस 300 है, ग्रॉस सीड्स, एक्चुअली ग्रास सीड्स होना चाहिए है ना, पर क्वेश्चन में ड्राफ्टिंग एरर है, ग्रॉस सीड्स लिखा हुआ है, जो लिखा हुआ लिख दो, ग्रास सीड्स होना चाहिए था, ग्रॉस सीड्स लिखा हुआ है। खैर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर एग्जाम में ग्रास सीड्स लिखा हुआ रहेगा तो आप ग्रास सीड्स लिख देना। अच्छा हम एक काम करते हैं, क्वेश्चन को एडिट कर देते हैं, ग्रास सीड्स लिख देते हैं, ठीक है। ये हो गया ग्रास सीड्स 700, हमने एडिट कर दिया क्वेश्चन को। ग्रॉस सीड्स थोड़ी कुछ होता है, ग्रास सीड्स होता है। एक्चुअली क्वेश्चन में ग्रॉस सीड्स लिखा हुआ था, हमने उसको एडिट करके ग्रास सीड्स कर दिया। बैट्स एंड बॉल्स, ये क्या है, कंज्यूमेबल गुड्स, तो देखो आपने बैट्स एंड बॉल्स कितने का खरीदा, 5000 का, और बैलेंस कितने का है, 3000 का। तो 5000 का खरीदा और 3000 बैलेंस है, यानी 2000 का कंज्यूम हो गया। और ये जो 3000 बैलेंस है बैट्स एंड बॉल, ये करंट एसेट में दिखा देंगे। बैट्स एंड बॉल ड्यूरिंग द ईयर 5000 का खरीदा, 3000 का बैलेंस है, तो 2000 कहां गया, कंज्यूम हो गया। क्लोजिंग बैलेंस दिया हुआ है 95,000, बैंक ले लेते हैं। नेक्स्ट, उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग 1000, उसका प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आउटस्टैंडिंग 200, जहां पे लाइन खत्म हो उसी के सीधा में अमाउंट लिखना है। बैट बॉल 3000 हो ही गया। फर्नीचर पे 10%, बिल्डिंग पे 5% डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। यहां 5% और फर्नीचर पे 10%। यहां पर भी पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो टाइम फैक्टर को क्या करेंगे, इग्नोर करेंगे। सब्सक्रिप्शन में जो पैसा है वो 1000 रुपीज अगले साल से रिलेटेड है, क्लोजिंग एडवांस।
जो ट्रांजेक्शन रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया उसका पोस्टिंग केवल एक जगह होगा, क्योंकि दूसरा रिसिप्ट एंड पेमेंट में किया हुआ है, और जो भी ट्रांजेक्शन एडजस्टमेंट में उसका दो जगह पोस्टिंग होगा। और सब्सक्रिप्शन स्टिल पेबल है 500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो डाटा हमको रिसिप्ट एंड पेमेंट में दिया हुआ है वो एक रिसिप्ट एंड पेमेंट में एंट्री किया हुआ है, दूसरा हमको या तो वो इनकम एंड एक्सपेंडिचर में जाएगा या तो वो बैलेंस शीट में जाएगा। क्योंकि हम लोग पढ़ रखे हैं, क्या पढ़ रखे हैं कि रिसिप्ट एंड पेमेंट में कैपिटल ट्रांजेक्शन और रेवेन्यू ट्रांजेक्शन दोनों जाता है। और हम लोगों ने कैपिटल ट्रांजेक्शन एंड रेवेन्यू ट्रांजेक्शन वाले चैप्टर में पढ़ा था कि ये जो ट्रांजेक्शन होता है उसको प्रॉपर्ली क्या करना पड़ता है, बाइफर्केट करना पड़ता है। क्योंकि जो कैपिटल ट्रांजेक्शन होता है वो बैलेंस शीट का पार्ट होता है, और जो रेवेन्यू ट्रांजेक्शन होता है वो पीएल का पार्ट होता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट का पार्ट होता है। और तो कुछ बचा नहीं है। To excess of income over expenditure surplus. $93,300। डन। अपना बैलेंस शीट टैली करिए। इसका तो खुशी अलग ही लेवल का होता है। This is all about question number 29. एक चीज समझ लो बच्चों, है ना, हम सब्सक्रिप्शन अकाउंट मिटा रहे हैं, वो चीज समझाने के लिए। ये चीज हो सके तो लिख लो। हालांकि ये जो बात अभी हम बोलने जा रहे हैं ये हमको डेप्रिसिएशन चैप्टर में या फिर फाइनल अकाउंट वाले चैप्टर में डिस्कस करना था, पर नहीं की क्योंकि वैसा जरूरत लगा नहीं। ठीक है, तो आइए अभी हम लोग के साथ डिस्कस कर देते हैं। वो ये कि जब डेप्रिसिएशन चार्ज करते हैं तो जो डेप्रिसिएशन का जो रेट होता है उसका पर एनम को लेकर भी ध्यान देना है। देखो, अगर डेप्रिसिएशन का रेट में पर एनम नहीं दिया हुआ है, ठीक है, डेप्रिसिएशन का रेट में पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो फिर एसेट का डेट ऑफ परचेज दे या ना दे कोई फर्क नहीं होता है। देखो, हम चार डिफरेंट केस क्रिएट कर रहे हैं आपको समझाने के लिए। इसको अलग से लिख लेना, है ना। देखो, रेट पर एनम और डेट ऑफ परचेज ऑफ डेप्रिशिएबल फिक्स एसेट्स, है ना। चार केस इसमें होगा।
रेट पर एनम नहीं दिया हुआ है और डेट ऑफ परचेज भी नहीं दिया हुआ है, जैसे इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर आई थिंक 28 में था। 28 में देखो, लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब खरीद रहे थे। स्पोर्ट्स मटेरियल को तो फिक्स एसेट्स माना गया था ना, तो लैंड, बिल्डिंग, फर्नीचर, स्पोर्ट्स मटेरियल, ये सब खरीद रहे थे। तो वो जो फिक्स एसेट्स खरीद रहे थे उसका डेट ऑफ परचेज नहीं बता रहा है और रेट भी क्या है, पर एनम नहीं दिया हुआ है। तो उस केस में जो डेप्रिसिएशन क्या करते हैं, फुल कंप्यूट करते हैं, फुल डेप्रिसिएशन चार्ज, मतलब जो भी अमाउंट ऑफ एसेट होगा इनटू रेट। अगर रेट पर एनम नहीं दिया हुआ और डेट ऑफ परचेज दिया हुआ है तो भी फर्क नहीं पड़ेगा, तो भी यही फंडा लगेगा, फुल डेप्रिसिएशन चार्ज। जैसे अभी वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29, उसमें जो फर्नीचर और बिल्डिंग था उसका डेट ऑफ परचेज दिया था, हालांकि वो पूरे साल भर एसेट यूज हो जा रहा है, बट द थिंग इज कि हम यहां पर भी टाइम फैक्टर को इग्नोर कर रहे हैं। हम आपको क्या कहना चाहते हैं, हम आपको ये कहना चाहते हैं कि अगर एसेट का डेप्रिसिएशन का रेट में पर एनम नहीं दिया हुआ है, तो चाहे वो डेप्रिसिएबल फिक्स एसेट्स का खरीदने का डेट दिया हुआ हो या ना दिया हुआ हो, डेप्रिसिएशन फुल कैलकुलेट होता है। फुल डेप्रिसिएशन का मतलब अमाउंट ऑफ एसेट इंटू डेप्रिसिएशन का रेट। लेकिन मान लीजिए रेट पर एनम दिया हुआ है और डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है, तब क्या करना है, तब डेप्रिसिएशन कहां से कहां तक चार्ज करना है, डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। बेसिकली हम लोग का क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड जनरली क्या होता है, 31 मार्च। तो जिस दिन खरीदे, ठीक है, मान लीजिए 1 जनवरी को खरीदे तो 1 जनवरी से 31 मार्च, मान लीजिए 1 अक्टूबर को खरीदे तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च, मान लीजिए 15 जुलाई को खरीदे तो 15 जुलाई से 31 मार्च। कब, जब डेट ऑफ परचेज पता हो और डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम दिया हुआ हो। तो जितने जब खरीदे तब से लेकर 31 मार्च तक का डेप्रिसिएशन कैलकुलेट कर रहे हैं। प्रैक्टिकल लाइफ में तो हम लोग का अकाउंटिंग पीरियड कब क्लोज होता है, 31 मार्च को। अच्छा, अब मान लीजिए रेट पर एनम दिया हुआ है और डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है, तो अगर आपका क्वेश्चन साल भर का है तो डेप्रिसिएशन हाफ कैलकुलेट करोगे, ठीक है, मतलब जो भी डेप्रिसिएशन आएगा उसको हाफ कर दोगे, 6/12 कर दोगे। तो यहां पर डेप्रिसिएशन क्या होता है, यहां डेप्रिसिएशन इज कंप्यूटेड फॉर हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड, फॉर हाफ ऑफ अकाउंटिंग पीरियड। इसको बोलते हैं एवरेज बेसिस, इसको क्या बोला जाता है, एवरेज बेसिस। कि मान लीजिए हम एसेट खरीद रहे, ठीक है, उसका डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है लेकिन डेप्रिसिएशन का रेट दिया हुआ है पर एनम, तो क्या करें, तो उस केस में एवरेज बेसिस लगाते हैं। एवरेज बेसिस लगाने का मतलब है कि अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है तो डेप्रिसिएशन 6 महीने का आएगा। अगर मेरा अकाउंटिंग पीरियड 12 महीने का है तो डेप्रिसिएशन क्या होगा, 6 महीने का आएगा। अकाउंटिंग पीरियड अगर 6 महीने का है तो डेप्रिसिएशन उसका हाफ कर दीजिए। तो ये वाला कॉन्सेप्ट लर्न कर लेना, ठीक है। हालांकि ये कॉन्सेप्ट हमको डेप्रिसिएशन चैप्टर में डिस्कस करना चाहिए था, ठीक है, लेकिन उस समय हमको ऐसा कुछ क्वेश्चंस लगा नहीं, हम डिस्कस नहीं की। कोई बात नहीं, जब जागो तब सवेरा। तो ये चीज को लेकर एकदम कॉन्सेप्ट अपना क्रिस्टल क्लियर रखना कि जो डेप्रिसिएशन का जो रेट देता है उसको लेकर अलर्ट रहना कि डेप्रिसिएशन का रेट में अगर पर एनम नहीं दिया हुआ है और तो फिर डेट ऑफ परचेज दे या ना दे, फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होता है। फुल डेप्रिसिएशन कैलकुलेट होने का मतलब एसेट का वैल्यू इनटू रेट, बस बात खत्म। लेकिन रेट पर एनम दिया हुआ है और डेट ऑफ परचेज भी दिया हुआ है, तो फिर डेट ऑफ परचेज से लेकर डेट ऑफ क्लोजर ऑफ अकाउंटिंग पीरियड तक डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे, उतने दिनों का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। और अगर रेट पर एनम दिया हुआ है और डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है तो आपका अकाउंटिंग पीरियड अगर 12 महीने का है तो हाफ डेप्रिसिएशन को हाफ कर देंगे, एवरेज कर देंगे। तो मान लीजिए आप 1 लाख रुपए का फिक्स एसेट्स खरीदे, डेप्रिसिएशन का रेट है 10% पर एनम, पर वो 1 लाख रुपए का फिक्स एसेट्स कब खरीदे वो पता नहीं है। तो फिर 1 लाख का 10% यानी कितना, 10,000 रुपया, उसका हाफ कर देंगे यानी कितना, 5,000 रुपए। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा, 5,000 रुपए। तो चौथे वाले केस के लिए अलर्ट रहना, ठीक है, कि अगर डेप्रिसिएशन का रेट पर एनम दिया हुआ है और डेट ऑफ परचेज नहीं दिया हुआ है तो उस केस में क्या करेंगे, नए एसेट के केस में हाफ ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड का डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। आइए एक और क्वेश्चन बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। ये 28-29 के बराबर क्वेश्चन है, मतलब उससे थोड़ा सा बड़ा है। अभी तक क्वेश्चन नंबर 28-29 में हमको कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ, पर क्वेश्चन नंबर 30 में भी कैपिटल फंड नहीं दिया हुआ है, लेकिन हमको ओपनिंग एसेट और ओपनिंग लायबिलिटी का इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, सो दैट कि हम कैपिटल फंड निकाल सके। और साथ ही साथ क्वेश्चन नंबर 30 जून 2017 में आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और आज का होमवर्क रहेगा क्वेश्चन नंबर 31-32। 31 भी आपके एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दिसंबर 2018 में आया है, और क्वेश्चन नंबर 32 जून 2003 में आया हुआ है।
तो क्वेश्चन नंबर 31, 32 एग्जाम क्वेश्चन है, ये आपका होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 30 हम बताने जा रहे हैं। लेट्स डिस्कस क्वेश्चन नंबर 30। फॉलोइंग इज द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यूनियन स्पोर्टिंग क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 17। ओपनिंग कैश, ओपनिंग बैंक दिया हुआ है, तो ये ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड में। सब्सक्रिप्शन, रेंट ऑफ ऑडिटोरियम, लाइफ मेंबरशिप फीस, ये तो कैपिटलाइज हो जाएगा। एंट्रेंस फी, जनरल डोनेशन, सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर। इधर में दिया हुआ मूविंग मशीन, ठीक है। ये मूविंग मशीन क्या होता है? घास छिलने वाला मशीन। ग्राउंडमैन सैलरी, रेंट, सैलरी टू कोचेस, ऑफिस एक्सपेंसेस, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज, ये तो फिक्स एसेट्स हो गया। क्लोजिंग कैश, क्लोजिंग बैंक, ये क्लोजिंग बैलेंस शीट में जाएगा। तो इस क्वेश्चन में मेंटली प्रिपेयर कर लो अपने आप को। इनकम एंड एक्सपेंडिचर, क्लोजिंग बैलेंस शीट और वर्किंग नोट में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाएंगे। और देख लेते क्या क्या इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। सब्सक्रिप्शन ना दे ऐसा हो ही नहीं सकता है। एडजस्टमेंट नंबर 1, सब्सक्रिप्शन ड्यू ऑन 31 मार्च 16 एंड 17, 27,000 एंड 24,000, तो सब्सक्रिप्शन अकाउंट में बनाएंगे। सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड ऑल्सो इंक्लूडेड सब्सक्रिप्शन रिसीव्ड इन एडवांस फॉर द ईयर 17-18 रुपीज 6,000। कह रहा है जो 1,74,000 का सब्सक्रिप्शन मिला है उसमें से 6,000 का सब्सक्रिप्शन आने वाले साल के लिए मिला है। तो वर्किंग नोट नंबर 2 मेरा क्या बनेगा? सब्सक्रिप्शन अकाउंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट इन हैंड, क्लोजिंग बता रहा है 33,000, नहीं सर 31 मार्च 2016, यानी ओपनिंग बता रहा है 33,000, क्योंकि हम लोग का 31 मार्च 17 है ना, और यही इक्विपमेंट का 31 मार्च 17 का वैल्यू 39,000। तो एक फिक्स एसेट्स अकाउंट भी बनाना पड़ेगा स्पोर्ट्स इक्विपमेंट का। ऐसा हम लोग पिछले क्लासेस में भी बना चुके हैं। तो ये हो जाएगा वर्किंग नोट नंबर 3। मूविंग मशीन कह रहा है कि 1 अप्रैल 2016 को खरीदे थे और 20% पर एनम के हिसाब से डेप्रिसिएशन चार्ज करना है। तो पर एनम दिया हुआ, टाइम फैक्टर को कंसिडर करना है, लेकिन ये साल के शुरुआत में ही खरीद लिए थे तो फुल डेप्रिसिएशन आ जाएगा। और ऑफिस एक्सपेंसेस में बोल रहा है 9,000 रुपए पिछले साल से रिलेटेड है जो आपने पेमेंट किया है, और 12,000 रुपए का अभी भी बाकी है, ठीक है। तो इसका भी एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो इनकम एंड एक्सपेंडिचर एंड बैलेंस शीट के अलावा आपको वर्किंग नोट नंबर 1 में ओपनिंग बैलेंस शीट बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 2 में सब्सक्रिप्शन बनाना है, वर्किंग नोट नंबर 3 में स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बनाना है, एंड वर्किंग नोट नंबर 4 में ऑफिस एक्सपेंसेस बनाना है। तो आइए बना लेते हैं।
वर्किंग नोट नंबर 1 में बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 2016। अच्छा, वर्किंग नोट में ये बैलेंस शीट बना रहे हैं तो क्या इसमें प्रेजेंटेशन मेंटेन करने का जरूरत है? आई मीन हमने आपको जो सिखाया था कि पहले फिक्स एसेट्स लिखते हैं, फिर इन्वेस्टमेंट लिखते हैं, फिर करंट एसेट लिखते हैं, ऐसा जरूरी नहीं है। अगर आप वर्किंग नोट बना रहे हो तो जरूरी नहीं कि आपको बैलेंस शीट का प्रेजेंटेशन मेंटेन करने के लिए, आपको छूट है। चलिए, ओपनिंग कैश 4500 ओपनिंग बैलेंस शीट में, ओपनिंग कैश एट बैंक ओपनिंग बैलेंस शीट में। पिछले दो क्वेश्चन में ओपनिंग कैश ओपनिंग बैलेंस दिया नहीं था, इसलिए ओपनिंग बैलेंस शीट बनाई नहीं, ये तो वही कैपिटल फंड हो जाता। सब्सक्रिप्शन 1,74,000। क्वेश्चन में कैश बैंक दोनों दिया हुआ है ना, तो बाय बैंक लिखो। रेंट ऑफ ऑडिटोरियम 90,000। लाइफ मेंबरशिप फी को कैपिटल फंड में ऐड कर देंगे 60,000 रुपए। साथ साथ में लिखते चलो, छोड़ना नहीं है। जब तक बहुत ज्यादा जरूरी ना हो तब तक हम लोग होल्ड नहीं करेंगे। जैसे हम लोग सोल प्रोप्राइटरशिप का जब हम लोग बैलेंस शीट पढ़ते थे तो ड्राइंग्स को हम लोग को होल्ड करना पड़ता था, मजबूरी था, क्योंकि वो सबसे लास्ट प्रेजेंटेशन का हिस्सा था। तो जब तक जरूरी ना हो तब तक होल्ड नहीं करना है। हम लोग ओल्ड प्रोविजन को भी होल्ड करते थे। आगे का पढ़ते जा रहे हो, पीछे का बोलते भी जा रहे हो क्या? वो भी तो याद रखना है। एंट्रेंस फी है 6,000। जनरल डोनेशन 45,000। केवल डोनेशन बोलता तो भी जनरल ही मानते हैं। सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर 3,000। इधर फिक्स एसेट्स के नाम पे मूविंग मशीन खरीदे हो 33,000 का, तो ये मूविंग मशीन ग्राउंड्समैन सैलरी 45,000। रेंट 15,000। सैलरी टू कोचेस 1,35,000। ऑफिस एक्सपेंसेस 72,000।
वर्किंग नोट नंबर 4। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट परचेज 36,000। कितने का खरीद रहे हैं? 36,000। क्लोजिंग कैश है 10,500। और क्लोजिंग कैश एट बैंक है 99,000। चलिए एडजस्टमेंट नंबर 1, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है 27,000, क्लोजिंग है 24,000। टू बैलेंस रेडी, ओपनिंग 27,000 बाय बैलेंस रेडी, क्लोजिंग 24,000। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में जाएगा। सब्सक्रिप्शंस ड्यू 27,000 और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में सब्सक्रिप्शंस ड्यू 24,000। फिर कह रहे हैं जो करंट ईयर में रिसीव किया उसमें 6,000 रुपए आने वाले साल के लिए एडवांस है। टू बैलेंस रेडी 6,000 एडवांस है। ओपनिंग एडवांस दिया नहीं है तो ओपनिंग बैलेंस शीट में कुछ नहीं जाएगा, क्लोजिंग बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। सब्सक्रिप्शंस रिसीव्ड इन एडवांस 6,000। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट ओपनिंग है 33,000 और क्लोजिंग है 39,000। तो ओपनिंग वाला ओपनिंग बैलेंस शीट में चला जाएगा और क्लोजिंग वाला क्लोजिंग बैलेंस शीट में। मूविंग मशीन पे डेप्रिसिएशन चार्ज करना है 20%। तो 33,000 का 20% 6,600। ऑफिस एक्सपेंसेस कह रहा है कि 9,000 रुपया पिछले साल से रिलेटेड है, ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है। आपने जो पेमेंट किया है इसमें से 9,000 रुपया पिछले साल से रिलेटेड पेमेंट किया है, तो बाकी रहा होगा तभी तो पेमेंट कर रहे हो। तो ओपनिंग आउटस्टैंडिंग है और कह रहा है अभी भी 12,000 रुपए का पेमेंट करना बाकी है।
और तो कुछ बचा नहीं। अब आइए अकाउंट्स क्लोज कर लेते हैं। $1,98,000 आ रहा है। हम यहां शॉर्टकट में लिख रहे हैं ना, हम सर हैं, हम शॉर्टकट में लिख सकते हैं। आप बच्चे हो, आपको नहीं लिखना है, डिटेल में लिखोगे। तो आपको स्पेशलाइज क्लासेस इसीलिए दिया गया था, इनकम अकाउंट, एक्सपेंसेस अकाउंट, कि आप उसको आराम से सॉल्व कर सको। $1,18,500। $2,400 का प्रॉफिट आ रहा है। सॉरी, सरप्लस आ रहा है। आदत हो गया है बोलने का। दिस इज बैड हैबिट। दिस इज सरप्लस। बैलेंस शीट टैली कर गया और ये परम सुख का प्राप्ति भी हो गया। बैलेंस शीट का टैली करना मतलब परम सुख की प्राप्ति। तो क्वेश्चन नंबर 30 रिसेंटली एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 31 एंड 32 इज योर होमवर्क। दोनों सेम कॉन्सेप्ट है, सेम थीम पर है। दोनों का जो थीम है कॉन्सेप्ट का वो लगभग सेम, ठीक है। 32 तो देखो बहुत पहले आया था, बहुत पहले 2003 में। क्वेश्चन नंबर 32 जब ये आया था ना तो ये 16 नंबर का आया था, और क्वेश्चन नंबर 31 आप देखना मैच करके ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, ठीक है। और 31 8 मार्क्स का आया था। तो समय के साथ क्या बोलते हैं, महंगाई बढ़ रहा है ना, तो इंस्टीट्यूट अपना मार्क्स घटा दिया। इंस्टीट्यूट जब क्वेश्चन नंबर 32 पूछा था तो 16 नंबर के लिए पूछा था, लेकिन जब 31 पूछा तो 8 नंबर का। इंस्टीट्यूट भी कंफ्यूज हो गया है, कह रहा है महंगाई पे ज्यादा खर्चा नहीं करना है, कम कम नंबर बांटो। तो क्वेश्चन नंबर 31 32 इज योर होमवर्क, एंड इन नेक्स्ट क्लास
we will complete this chapter. चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बाय बाय एवरीवन.